मैं धारक को 500 रुपये देने का वादा करता हूँ। आप सभी ने ये हमारी करेंसी नोट्स पर पढ़ा ही होगा, पर क्या आप बता सकते हैं कि ये लिखा क्यों है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि इस नोट की खुद की कोई वैल्यू नहीं है। ये तो एक सिंपल पेपर से बना हुआ नोट है। इसकी वैल्यू तो इवन 1 सिंगल रुपी भी नहीं है। वैल्यू है तो इस प्रॉमिस की है जो कि आरबीआई के गवर्नर ने किया है। तो जब इस नोट के बेसिस पर आरबीआई गवर्नर ने हमें 500 रुपीज़ देने का प्रॉमिस किया है, तो इस नोट की वैल्यू भी तो 500 रुपीज़ ही हो जाती है। बट ये इस नोट की खुद की वैल्यू नहीं है। इस नोट ने ये वैल्यू डिराइव की है गवर्नर के प्रॉमिस से। तो जो गवर्नर का प्रॉमिस है दैट इज द अंडरलाइंग एसेट, और ये जो नोट है यही है उसका डेरिवेटिव। अब नोट्स तो वो चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया के भी होते हैं जो हम बचपन में खरीदते थे। 5 या 10 रुपए में हमें 50 या 100 नोट्स मिलते थे, वो भी 1000 रुपए के। तो उनकी वैल्यू तो नहीं है इतनी। दैट्स द पॉइंट। 500 रुपए के नोट की पर्सनल वैल्यू कुछ भी नहीं होती। वो अपनी वैल्यू डिराइव करता है उस एक प्रॉमिस से। सो ये नोट जस्ट एक डेरिवेटिव है। अब आप कहेंगे कि जो ये मैंने अब तक जो पुराण पढ़ी है, इसका फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से क्या रिलेशन, क्या कनेक्शन? तो फ्रेंड्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस स्टॉक मार्केट के डेरिवेटिव्स हैं। स्टॉक मार्केट में 4 टाइप्स के डेरिवेटिव होते हैं: फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। इसमें से फॉरवर्ड्स और स्वैप्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं, तो हम सिर्फ फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं ये तो आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे वो 500 रुपए के नोट वाले एग्जाम्पल से। फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ, डेरिवेटिव्स वो होते हैं जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, बट वो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं एक अंडरलाइन एसेट से, जो कि कोई गुड या कमोडिटी हो सकती है। लाइक अगर गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसके डेरिवेटिव का प्राइस भी इंक्रीज होगा, और सिमिलरली गोल्ड का प्राइस डिक्रीज होता है तो उसके डेरिवेटिव का प्राइस भी डिक्रीज होगा। अब आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक फ्यूचर्स पर। बट फ्यूचर्स के बारे में डिस्कस करने से पहले आज का इंट्रो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू वॉच मोर ऑफ सच इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोज रेगुलरली। तो फ्यूचर एक डेरिवेटिव फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी स्टॉक का, जिसमें वो पर्टिकुलर स्टॉक तो होगा अंडरलाइंग एसेट और फ्यूचर होगा उसका डेरिवेटिव। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज एग्री करती हैं कि आने वाले टाइम में वो ये स्टॉक इतने प्राइस पर परचेज या सेल करेंगे। अगर आज एक स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ है और मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि मंथ एंड में मैं उसको 105 रुपये पर खरीदूंगा, तो मंथ एंड में मुझे वो उतने ही प्राइस पर मिल जाएगा। अब चाहे उस समय उसकी वैल्यू 110 रुपये हो, तब भी मुझे वो 105 पर ही मिलेगा। अब आप में से कोई कहेगा कि जो सेल करेगा वो पर्सन क्यों देगा हमें 110 रुपये का स्टॉक 105 रुपये पे? तो सी, ये जैसे एक फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जिसमें दोनों पार्टीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म या फुलफिल करें। सिमिलरली एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी ये ड्यूटी होती है दोनों पार्टीज़ की कि वो अपने स्टॉक को सेल या बाय करें, जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड किया है। और इस सब को एनफोर्स कराता है एक्सचेंज। तो ये एक्सचेंज की ड्यूटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करे। अगर मैं मंथ एंड में कहूँ कि मैं नहीं सेल करना चाहता हूँ वो, तो एक्सचेंज ऑटोमेटिकली उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर देगा। सिमिलरली अगर मंथ एंड पर वो शेयर 110 की जगह 95 रुपीज़ हो जाए, तब भी मुझे वो 105 पर ही परचेज करना पड़ेगा। तो वो जो 15 रुपीज़ का पहले प्रॉफिट था वो अब ये लॉस है। तो बेसिकली इट इज़ अ बेट। अगर मुझे लगता है कि स्टॉक के प्राइस इतना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मतलब एक श्योरिटी है कि एटलीस्ट 5 रुपये तो वो बढ़ेगा ही, तो मैं उस प्राइस पर बेट करूंगा कि मंथ एंड में वो किसी भी स्पेसिफाइड टाइम, उस टाइम पर मैं उसको 105 का खरीदूंगा। अब इसमें हम बाय या सेल पोजीशन में से कोई भी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। या तो मैं पहले ज़्यादा प्राइस पर सेल करके लोअर प्राइस पर परचेज करूं, या फिर मैं लोअर प्राइस पर बाय करके हायर प्राइस पर सेल करूं। सो वन कैन होल्ड एनी ऑफ दी सेट पोजीशंस।
Now let's come to the types of future contracts. So future contracts are of three types: this month, next month and the far month. This month means जो सेम मंथ पर एंड होगा या सेटल होगा. नेक्स्ट मंथ मीन्स जिस मंथ में आपने ट्रेड किया है वो उससे नेक्स्ट मंथ में जाकर सेटल होगा. और फार मंथ मीन्स एनी कॉन्ट्रैक्ट विच शैल बी सेटल्ड आफ्टर 2 months. सो नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. क्या हम इसमें एक सिंगल स्टॉक की वैल्यू के बेसिस पर ट्रेड कर सकते हैं? सो द आंसर इज अ स्ट्रेट अवे नो. लाइक म्यूचुअल फंड्स एंड IPOs, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी मार्केट लॉट्स के बेसिस पर ट्रेड होते हैं. यू कैन नॉट बाय वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1 शेयर ऑफ 105 रुपीज. और जनरली ये लॉट की मिनिमम अमाउंट वेरी करती है बिटवीन 2 लाख टू 4 लाख रुपीज. इसमें कम या ज़्यादा भी हो सकता है, बट जनरली इट इज़ दिस मच. और इस ही वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंसिडर किए जाते हैं, बिकॉज यू हैव टू इन्वेस्ट सच अ बिग अमाउंट एट वन सिंगल बेट इटसेल्फ. अगर बेट रॉन्ग हुआ तो the losses are in huge numbers. So it's up to you as to what decision you want to make. ये काफ़ी रिस्की ट्रेडिंग है. स्टॉक मार्केट से तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है. बट द पीपल who have good knowledge of trading in this type of market, they are earning massive profits through the same. तो जितना हाई रिस्क इन्वॉल्व है उतना ही अच्छा प्रॉफिट भी आता है. ऑप्शंस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. सो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी कवर्ड इन 2 different पार्ट्स. सो स्टे ट्यून. नेक्स्ट पार्ट विद इन अ वीक ही आ जाएगा और वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. ऑप्शंस को समझाने के लिए सबसे इजी वीडियो होगी ये जो अब आएगी हमारे चैनल पर. सो थैंक यू. विल मीट यू ऑल इन ऑप्शंस ट्रेडिंग वीडियो. टिल देन, गुड बाय.